तो भाई नीट 2026 के बाद अगर आप लोगों ने अब प्लान कर लिया है कि हमें एक साल ड्रॉप लेना है या फिर अभी आप 12th के अंदर है तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा नीट का। तो एग्जाम देने से पहले आपको एक कंप्लीट गाइड पता होनी चाहिए कि अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उसका एक सही क्राइटेरिया क्या है या फिर उसके अंदर क्या चीज होती है, कंप्लीट रोड मैप आपके पास होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, उसी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जहां पर हम कंप्लीट नीट 2027 की बात करेंगे। यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई बिगनर अगर आप हैं या फिर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है किसी भी चीज से रिगार्डिंग, तो आपकी सब कुछ सॉल्व हो जाए। जैसे एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, या फिर मार्किंग स्कीम क्या होती है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग नीट 2027। बस आप लोग वीडियो स्टार्ट होने से पहले नीचे कमेंट के अंदर अपने ड्रीम मार्क्स जरूर बताएं ताकि हम लोग ये जान पाए कि भाई आप लोग किस पैटर्न के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि नीट एग्जाम को करवाता कौन है, तो भाई एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम आपका होता है नीट, जिसके बिहाफ पर आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और ना जाने कौन कौन से मेडिकल के अंदर आपको एडमिशन मिलता है, वो सारी चीजें आपको नीट के थ्रू ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जो आपका एग्जाम होगा, अब तक आप लोगों ने सुना था कि भाई जो आपका एग्जाम था वो पेन पेपर बेस्ड था, लेकिन 2027 के अंदर जो आपका एग्जाम होगा वो होगा सीबीटी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी होता क्या है। आप लोगों ने दो टर्म सुने होंगे, एक तो नीट यूजी होता है और एक नीट पीजी होता है। तो भाई पीजी से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल हमें यूजी के ऊपर काम करना है। तो यूजी की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों इसे बेसिकली बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट, और पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास एनटीए करवाता है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम बात करें नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप मेडिकल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस किसी भी तरीके से, इवन तो नर्सिंग के अंदर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, काफी सारे बच्चों का ये कहना होगा सर ये तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर होगा ना, लेकिन मैं तो प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं तो डीम्ड कॉलेजेस के अंदर जाना चाहता हूं। तब भी आपको बच्चों नीट एग्जाम देना ही होगा, ये कंपलसरी है, चाहे आप एमबीबीएस की बात करें, अदर मेडिकल कोर्सेज की बात करें। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अब काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि शायद इसमें अटेम्प्ट लिमिट तो नहीं डाल दिया 2027 में, अगर कोई रूल आया तो देखो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बहुत सिंपल है कि या तो आप 12th क्लास में अपीयर्ड हो या फिर आप 12th क्लास पास कर चुके हो। सिंपल, आपके पास पीसी भी होना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ में इंग्लिश होनी चाहिए। अब अगर बात करें परसेंटेज आपकी क्लास 12th में कितनी चाहिए, तो बहुत मिनिमम चाहिए। आप ये मान लीजिए कि जनरल ईडब्ल्यूएस में 50% मार्क्स आपको चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए आपको 40% मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी वगैरह के अंदर रूल्स के हिसाब से चलता है। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो देखो मिनिमम एज तो आपकी 17 ईयर होनी ही चाहिए, लेकिन अगर बात करें अपर एज लिमिट की तो अपर एज लिमिट आपके ऊपर कोई भी नहीं है, यानी कि आप 10 साल, 20 साल, 15 साल आप जितने भी बार चाहें इस एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं बट स्टिल एक बार और देख लेते हैं। जैसे आपका पेपर जो है बच्चा पार्टी वो सीबीटी मोड के अंदर होगा। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे अब तक आप लोग पेन पेपर बेस्ड देते थे, अब आपको सेंटर पर जाना होगा, सेंटर पर जाकर आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा। वहां पर आप बैठेंगे, आपको एक पर्टिकुलर डेस्कटॉप दिया जाएगा आपका पर्सनल, और वहां पर आप लोग अपने आंसर को टिक करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा एज इट इज जैसे पहले था, बस पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न में अब ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन होता था। ठीक है, बाकी सब चीज वही रहेगी। जैसे आपको सिंगल करेक्ट आंसर आपको वहां पर देना होगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगर हम बात करें कितने हमारे पास उसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो भाई फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, बॉटनी के 45 और जूलॉजी के 45। फिलहाल के टाइम पर आप ये मान लीजिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपके 45 और इन दोनों को मिलाकर कंप्लीट आपके पास जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं बायो। बायोलॉजी में आपके ओवरऑल 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले आता था अलग अलग सेक्शन लिखा हुआ बॉटनी जूलॉजी का, बट स्टिल अब दोनों को मिलाकर आता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने रहेंगे, 180 क्वेश्चंस आपके पास रहने वाले हैं। अब अगर सब्जेक्ट वाइज के मार्क्स की बात कर लें तो भाई हर एक क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका -1 हो जाता है। तो अगर 4 के हिसाब से देखें हम लोग तो बच्चों फिजिक्स आपकी 180 मार्क्स की होती है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स की होती है, और बायोलॉजी कंप्लीट आपकी 360 मार्क्स की होती है। टोटल करेंगे अगर आप लोग तो आपका जो टोटल है वो बैठेगा बच्चों 720। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा, करेक्ट आंसर +4 और माइनस करते हैं तो -1, और अगर आप किसी चीज़ को बेसिकली गलत मतलब अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं तो वो 0 मार्क आपका रहेगा।
अब आपको अगर मैं कुछ टिप देना चाहूं तो वो एक सिंपल सी होगी कि आपकी एक्यूरेसी आपकी गेस वर्क से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप तुक्का लगा रहे हैं कि भाई हो सकता है ये वाला आंसर है, हो सकता है बी ऑप्शन है, वो सब चीजें नहीं, आपको एक्यूरेट वहां पर होना पड़ेगा क्योंकि 4 ऑप्शन है और कोई एक ही आपका सही होने वाला है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। जैसे मैंने आपको बता दिया बट फिर एक बार रिमाइंडर हम लोग कर देते हैं कि नीट आपका इकलौता मेडिकल के अंदर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आपको नीट देना ही पड़ेगा, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी बेस्ड आपका रिसोर्स यहाँ पर रहने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एनसीईआरटी को आपको एकदम से ये मान लीजिए कि आपको उसे भगवान मान लेना है, भगवत गीता मान लेना है, लेकिन सिर्फ बायो के लिए, और साथ में अगर आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब, ठीक है। अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करें यहाँ पर मेरे से, अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करें या फिर आप मेरे से बात करें बायो की, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आपको एनसीईआरटी से परे कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। काफ़ी सारे बच्चे मॉक टेस्ट को अवॉइड करते हैं ये सोच कर कि मॉक नहीं देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मॉक में नंबर कम आ जाए, हमें डीमोटिवेशन मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, यही आपकी असली परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। हो सकता है कि आप डेली जितना सोचें उतना ना हो पाए, तो आपको फिर भी कंसिस्टेंट रहना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आज कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कल वो 5 घंटे पढ़ पाया लेकिन फिर वो अफसोस कर रहा है, गिल्ट कर रहा है, नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन इट मीन्स कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट को अपने सबसे पहले बिल्ड कीजिए। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई फॉर्मूला रट लेंगे तो उससे काम हो जाएगा, नहीं। अब फिलहाल के टाइम पर आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है रेगुलर, और यही आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जान चुके हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है डेली। देखो, जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे, जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपने ड्रीम मार्क्स के लिए आगे की तरफ इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको किसी भी तरीके के नोट्स प्रोवाइड आपको चाहिए, या फिर आपको क्वेश्चंस चाहिए, या फिर आपको मॉक चाहिए, तो भाई आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहाँ पर आपको सभी के सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। स्टिल आपको कुछ चाहिए, आप नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा।